तो नेक्स्ट संगठन है दोस्तों सार्क, जिसे दक्षेस भी कहा जाता है। ये विश्व क्षेत्रफल का 3%, जनसंख्या का 24% एवं जीडीपी का, वैश्विक जीडीपी का 4.2% कंट्रीब्यूट करता है। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर ढाका, बांग्लादेश में हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। फिर इसमें बांग्लादेश के जो उसमें राष्ट्रपति थे हुसैन मुबारक इरशाद थे। भूटान के राजा थे जिम्मे सिंघवे वाकचुक। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। मालदीव के जो राष्ट्रपति थे मयून अब्दुल गयूम थे। और नेपाल के राजा थे बीरेंद्र वीर विक्रम शाहदेव। और पाकिस्तान के मोहम्मद जिया उल हक यहाँ पर राष्ट्रपति थे, शामिल थे। श्रीलंका के जूनियस रिचर्ड जयवर्धने थे राष्ट्रपति। दक्षेस चार्टर में यानी सार्क चार्टर में विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था नहीं की गई, अर्थात जो सार्क मंच है पर द्विपक्षीय विवादों को उठाने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो भारत पाक सीमा विवाद जैसे मुद्दे यहाँ पर उठाए नहीं जाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई। क्योंकि प्रोजेक्ट को या सार्क का जो संगठन है उसको एक प्रकार से वो मतलब उसमें डिरेल ना हो, मुद्दों से भटक ना जाए, इसलिए ऐसा किया गया। विचार तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा 1977 में इसका विचार दिया गया था। अप्रैल 1981 में 7 देशों के विदेश मंत्री पहली बार मिले। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, कोलंबो में कहा, कोलंबो श्रीलंका में। अगस्त 1983 में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। सदस्य देश थे 8, संस्थापक सदस्य 7 थे। तो अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। कब? 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में, अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना था। इसके स्थायी पर्यवेक्षक भी हैं, ऑब्जर्वर भी हैं। यूएसए है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूरोपीय यूनियन है, दक्षिण कोरिया है, म्यांमार है, मॉरिशस है, ईरान है। कुल 9 है, याद रखिएगा। 2006 में पर्यवेक्षक राष्ट्र बनने का आरंभ किया गया था, मतलब ये प्रक्रिया स्टार्ट की गई। म्यांमार सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षक है। मेहमान कौन है? दक्षिण अफ्रीका। सचिवालय काठमांडू में है, 1987 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, 17 जनवरी 1987 को। संरचना, पहला शिखर सम्मेलन है, तो इसमें जो शासनाध्यक्ष हैं का प्रतिवर्ष सम्मेलन होता है लगभग। ये बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार पर शिखर सम्मेलन स्तर पर आयोजित की जाती हैं। यह निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है। हालांकि बैठकें तो 2017 के बाद बंद ही हैं, लेकिन ठीक है, ये प्रावधान था, उसको जान लीजिए। विदेश मंत्रियों की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। यह मंत्रिपरिषद की तरह काम करती है बेसिकली। शिखर सम्मेलन के पहले व 2 शिखर सम्मेलन के बीच इसकी बैठक होती है। फिर विदेश सचिवों की बैठक, स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति होती है। इसमें संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय स्थापित करती है। ये प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है, संसाधनों को संगठित करती है और परियोजनाओं एवं वित्त पोषण को मंजूरी देती है। तकनीक समितियां हैं, कुछ कार्य समितियां हैं। सचिवालय, तो इसका सचिवालय, सार्क सचिवालय की स्थापना 16 जनवरी 1987 को काठमांडू, नेपाल में की गई। इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। इसके प्रथम महासचिव कौन थे बने थे? अब्दुल अहसान, ये बांग्लादेश के थे, पहले महासचिव बने। 1989 से 91 में श्रीकांत किशोर भार्गव थे इसके महासचिव। और 2008 से 11 में शीलकांत शर्मा थे। भारत में अब तक उपर्युक्त 2 ही महासचिव रहे, श्रीकांत किशोर भार्गव और शीलकांत शर्मा। 1989 से 91 में श्रीकांत किशोर भार्गव रहे और 2008 से 11 में शीलकांत शर्मा रहे। वर्तमान में महासचिव इसाला उर्वान बीरा कौन है? बीरा कौन है, इनका नाम है, श्रीलंका के हैं, मार्च 2020 से। महासचिव की नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। महासचिव का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब सार्क के लंबे चौड़े उद्देश्य हैं, 8 उद्देश्य हैं और अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन किया गया। तो बेसिकली सार्क के उद्देश्य हैं, इसमें पहला है
दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। फिर क्षेत्र में अधिक विकास, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। फिर आपसी विश्वास, समझ एवं एक दूसरे की समस्याओं में योगदान करना। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग एवं पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना। सामान्य आम हितों के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपस में सहयोग को मजबूत करना। ये सब इसके लक्ष्य हैं। सार्क के 3 सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया। सार्क के 3 प्रिंसिपल का जो उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है, कौन कौन से? एसोसिएशन के ढांचे के भीतर सहयोग, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के सम्मान पर आधारित होगा। दूसरा, ऐसा संयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प नहीं होगा बल्कि उसका पूरक होगा। ऐसा सहयोग द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। अनुच्छेद 3 में मीटिंग ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट की बात की गई है। राज्य या सरकारों के प्रमुखों की बैठकें, तो अध्यक्षों या शासनाध्यक्षों की बैठकें वर्ष में एक बार, अधिक जब भी सदस्य राज्यों को अवकाश लगे, आयोजित किया सकता है, लेकिन एक बार तो होंगी। मंत्रिपरिषद, तो अनुच्छेद 4 में इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की गई है। 10 राज्यों के विदेश मंत्रियों से मिलकर ये बनता है बेसिकली। और मंत्रिपरिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती हैं और 10 राज्यों के बीच समझौते द्वारा परिषद की असाधारण सत्र आयोजित भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 5 में स्टैंडिंग कमेटी की बात की गई है, स्थायी समिति की बात की गई है। यह विदेश सचिवों की बेसिकली समिति होगी। संयोग के कार्यक्रमों की निगरानी एवं समन्वय, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का अनुमोदन, उनके वित्त पोषण के तरीके, अंतर्राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण, क्षेत्रीय एवं बाह्य संसाधनों का संगठन, ये इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। तकनीकी समितियां भी हैं। अनुच्छेद 6 में टेक्निकल कमेटीज भी बात की गई है। ये स्थायी समिति को आवश्यक रिपोर्ट देगी। तकनीक समितियों की अध्यक्षता आमतौर पर 2 साल में क्रमानुसार में सदस्य राष्ट्रों के बीच रोटेशन के आधार पर की जाती है। तकनीक समितियां 6 हैं बेसिकली। कौन कौन सी? कृषि एवं ग्रामीण विकास पर तकनीक समिति, स्वास्थ्य और जनसंख्या गतिविधियों पर तकनीक समिति, महिला एवं युवाओं और बच्चों पर तकनीक समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर तकनीक समिति, परिवहन पर तकनीक समिति, पर्यावरण पर तकनीक समिति। कुछ कार्रवाइयाँ एक्शन कमेटीज भी हैं, अनुच्छेद 7 में उनका मेंशन है। तो स्थायी समिति 2 या 2 से अधिक लेकिन सभी सदस्य राज्यों को शामिल करने वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित 10 राज्यों को शामिल करते हुए कार्य समितियों का गठन करती है। अनुच्छेद 8 में बेसिकली सेक्रेटेरिएट की चर्चा की गई है, जो कि काठमांडू, नेपाल में जनवरी 1987 में स्थापित किया गया। अनुच्छेद 9 में वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल अरेंजमेंट की बात की गई है। तो इसमें गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए सदस्य राज्यों का स्वैच्छिक योगदान होगा। यदि संघ की गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए क्षेत्र के भीतर पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं जुटाए जा सकते हैं, तो स्थायी समिति के अनुमोदन से या उसके द्वारा उपयुक्त स्रोतों से बाहरी वित्त पोषण जुटाया जा सकता है। अनुच्छेद 10 में समान प्रावधान, जनरल प्रोविजन दिए गए हैं। सभी स्तरों पर सर्वसम्मति के आधार पर इसमें निर्णय लिया जाएगा बेसिकली। अब सार्क के कुछ विशेष निकाय हैं। तो सार्क डेवलपमेंट फंड, ये थिम्पू में है। सार्क विकास कोष थिम्पू, भूटान में है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, जैसे गरीबी उन्मूलन, विकास आदि। फिर दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, साउथ एशियाज रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है? सारसो, ढाका में है। मानक संगठन का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में अवस्थित है। सारसो पर समझौता हुआ था, 25 अगस्त 2011 को प्रभावी हुआ और इसकी स्थापना मानकीकरण एवं अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया। सार्क मध्यस्थता परिषद यानी सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल 13वें सम्मेलन में हस्ताक्षर हुआ 2005 में, जो जुलाई 2007 को प्रभावी हुआ था। तो यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। तो सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ है? पाकिस्तान में। यह वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और ऐसे अन्य संबंधित विवादों के उचित कुशल निपटान के लिए एक कानूनी मंच प्रदान करता है। फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, भारत में स्थापित है। इसका विचार 2005 में
13वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पेश किया गया था। तो बांग्लादेश के इतिहासकार, विद्वान एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर गौहर रिजवी ने SUA यानी सार्क जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है उसकी संकल्पना का पत्र तैयार किया। 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में 4 अप्रैल 2007 को दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक अंतर मंत्रालयी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। 2008 में भारत सरकार ने सार्क साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एक परियोजना कार्यस्थल प्रोफेसर GK चड्ढा, JNU के पूर्व कुलपति को मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया और यह अगस्त 2010 से शुरू हुआ। फिर क्षेत्रीय केंद्र, तो 1989 से क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट जनादेश वाले कई केंद्र स्थापित किए गए। तो पहला है सार्क कृषि केंद्र, सार्क कृषि केंद्र एग्रीकल्चर सेंटर सैक। ये कहाँ स्थापना कब हुई थी इसकी? 1989 में। है कहाँ? ये ढाका बांग्लादेश में है। सार्क ऊर्जा केंद्र, सार्क एनर्जी सेंटर, ये इसकी स्थापना 2006 में की गई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। सार्क सांस्कृतिक केंद्र, इसकी स्थापना 2009 में की गई कोलंबो श्रीलंका में। सार्क तपेदिक एंड HIV एड्स सेंटर है, ये 1992 में बना काठमांडू नेपाल में। भारत में एक सेंटर है, कौन सा? सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर SDMC, 2016 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में, भारत। सार्क एनर्जी सेंटर कहाँ है? इस्लामाबाद में। सार्क ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर इस्लामाबाद में है और सार्क इंफॉर्मेशन सेंटर काठमांडू में है। तो नेक्स्ट है सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना 2016 में 4 तत्कालिक सार्क केंद्रों को विलय करके की गई थी। पहला सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र नई दिल्ली, भारत। फिर सार्क मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र ढाका, बांग्लादेश में जो था। सार्क वानिकी केंद्र थिम्पू, भूटान में। और सार्क तटीय क्षेत्र प्रबंधन केंद्र माले। तो इन चारों को एक प्रकार से विलित करके क्या बनाया गया था? सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र बनाया गया था 2016 में, इन चारों को मर्ज करके। इन केंद्रों का प्रबंधन गवर्निंग बोर्ड द्वारा किया जाता है। गवर्निंग बोर्ड में सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि रहते हैं, फिर सार्क महासचिव रहते हैं और मेजबान सरकार के विदेश मंत्री इसमें रहते हैं। सार्क कैबिनेट सचिवों की बैठक, तो इसका विचार भारत द्वारा 2008 में प्रशासनिक सुधार, प्रक्रियात्मक सरलीकरण और सार्क से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन जैसे सामान्य चिंता के मुद्दों पर चर्चा के लिए सुझाया गया था। अब तक कैबिनेट सचिवों की 4 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक हुई थी नवंबर 2009 में नई दिल्ली, भारत में। दूसरी बैठक हुई थी अप्रैल 2014 में ढाका, बांग्लादेश में। तीसरी बैठक हुई थी अप्रैल 2015 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और चौथी बैठक हुई थी जून 2016 में काठमांडू, नेपाल में। फिर जो शीर्ष निकाय है, सार्क शीर्ष निकाय बॉडी कौन कौन सी हैं? तो सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, SCCI, इसका मुख्यालय पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद, और इसको मान्यता कब मिली? अप्रैल 2020 में। फिर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन लॉ, सार्क लॉ, ये कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, जनवरी 2019 में इसको मान्यता मिली। साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स, साफा, इसका जो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में, और इसको मान्यता कब मिली? जनवरी 2017। साउथ एशिया फाउंडेशन, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में है, और इसको मान्यता अगस्त 2016 में मिली। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन, नई दिल्ली में है, भारत में, इसका मुख्यालय, और इसको अप्रैल 2017 में इसको एक प्रकार से मान्यता मिली। फिर साइवैक, बच्चों के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के लिए दक्षिण एशिया पहल। साइवैक का क्या नाम है? साउथ एशिया इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसका जो मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है, और ये नवंबर 2016 में इसको मान्यता मिली थी। तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ सार्क मेंबर स्टेट्स। भारत सरकार ने नवंबर 2008 में सार्क सदस्य देशों के लोक सेवा आयोगों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की पेशकश की। इसकी पहली बैठक 20 से 22 नवंबर 2010 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सार्क की उपलब्धियां क्या हैं? पहला है साप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साप्टा। वर्ष 1993 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। साप्टा क्या है? बेसिकली वरीयता व्यापार समझौता है। 1993 में 7वें शिखर सम्मेलन ढाका में
इसका निर्माण हुआ। इसे 1995 में एक प्रकार से लागू कर दिया गया था। हस्ताक्षर इसमें 11 अप्रैल 1993 ढाका में हुए थे। फिर साप्टा, ये साप्टा था, ये साप्टा है, याद रखिएगा, ये साप्टा है। जैसे पीटीए, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और ये है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2004 के इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ। जनवरी 2006 से लागू हुआ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? सार्क के सदस्य देशों ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी और कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड्स एंड सर्विसेज, सतीश, ये 2012 में होता है। सतीश, ये सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए गैट्स प्लस के सकारात्मक सूची के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय, पाकिस्तान में एक फूड बैंक व एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई। चुनौतियां क्या हैं? बैठकों की कमी हो रही है, साप्टा की समस्याएं हैं, साप्टा की सीमाएं भी हैं। भारत पाक जो संबंध है ये हमेशा चीज़ों को डिरेल कर देता है। तो लास्ट बैठक आई थिंक 2016 में हुई थी, और उसके बाद से बैठ के स्टाल है। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं। भारत के प्रति अन्य देशों का बिग ब्रदर सिंड्रोम, तो लोग समझते हैं कि भारत क्योंकि बड़ा देश है, वर्तमान में जो देश हैं उनसे तो बड़ा है ही, तो इस प्रकार से वो बिग ब्रदर की तरह भारत उनको ट्रीट करता है, ऐसा वो आरोप लगाते हैं। शिखर सम्मेलन की जो एक प्रकार से व्यवस्था है वो अनुच्छेद 3 में दी गई है। पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 में ढाका में हुआ था। दूसरा 1986 में बेंगलोर में हुआ था। भारत सार्क का सचिवालय काठमांडू में स्थापित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। सातवां 10 से 11 अप्रैल 1993 में ढाका में हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में साप्टा को यानी साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को स्वीकृति प्रदान की गई थी। आठवां, ये 1995 में हुआ था नई दिल्ली में। इस शिखर सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इन 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार वरीयता समझौता साप्टा लागू करने का स्वीकार कर लिया, और वर्ष 1995 को दक्षेस गरीबी उन्मूलन वर्ष और वर्ष 1996 को दक्षेस साक्षरता वर्ष भी घोषित किया गया। 12वां, तो ये 2004 में होता है इस्लामाबाद में। यहाँ पर साप्टा बना, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साप्टा पर सहमति बनी, और सार्क सामाजिक चार्टर की स्वीकृति को प्रदान किया गया। फिर 14वां, ये 3 से 4 अप्रैल 2007 को होता है नई दिल्ली में। तो इस शिखर सम्मेलन में सार्क के मंत्रियों ने दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय की स्थापना करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा इस्लामिक गणराज्य अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। 7वां, तो ये 2011 में होता है आदू सिटी या अतौल द्वीप, मालदीव में। इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग ब्रिजेस, सेतु निर्माण। 18वां 2014 में होता है काठमांडू में। थीम थी शांति व समृद्धि के लिए मजबूत एकीकरण, शांति व समृद्धि के लिए मजबूत एकीकरण। फिर वर्ष 2016 में दक्षेस सांस्कृतिक विरासत वर्ष घोषित किया गया, डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस प्रॉस्पेरिटी। 2015 के लिए बामियान तथा 2016 के लिए ढाका सांस्कृतिक राजधानी बनाई गई। 2014 के बाद सार्क का कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ, लास्ट वही 2014 में हुआ था। 16 में होना था लेकिन हो नहीं पाया। 19वां 2016 में पाकिस्तान में प्रस्तावित था, पर भारत ने उरी हमले 2016 के बाद सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। भारत के बाद इस्लामाबाद में होने वाले इस सम्मेलन का बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान एवं अफगानिस्तान ने भी बहिष्कार कर दिया, पर नेपाल ने नहीं किया। तो ये थोड़ा सा नेपाल ने नहीं किया था। 20वां जो सार्क शिखर सम्मेलन है ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में ही प्रस्तावित है। 19वां और 20वां दोनों प्रस्तावित है लेकिन हो नहीं पाएगा कुल मिला के। अब दक्षिण एशिया सैटेलाइट, तो मूल नाम इसका सार्क सैटेलाइट था। यह संचार एवं मौसम उपग्रह है जो पूर्णतः भारत व्याप पर आधारित है। पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, अतः इसका नाम दक्षिण एशिया सैटेलाइट रखना पड़ा। अब भारत सार्क माइन 7 के रास्ते पर चल रहा है। अब भारत सार्क माइन 7 के रास्ते पर चल रहा है, अर्थात बिना पाकिस्तान वाला सार्क होगा। 2 स्पीड सार्क यानी सार्क के भीतर उप क्षेत्रीय समूह की नीति भारत अपना रहा। भारत सार्क के बजाय बिम्स्टेक को ज्यादा महत्व दे रहा है। बिम्स्टेक में सार्क के 7 में से 5 सदस्य शामिल है। भारत अब बिम्स्टेक को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। हालांकि बिम्स्टेक में पोटेंशियल तो है लेकिन इतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि सार्क को ये ओवर पावर कर सके। लेकिन ठीक है, अब सार्क एक प्रकार से
इसकी जो फंक्शनैलिटी है एक प्रकार से ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मुद्दे कभी सुलझने वाले हैं नहीं निकट भविष्य में, तो ये चलता ही रहेगा। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हैं। 5 सार्क वाले हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और 2 आसियान वाले हैं, म्यांमार एवं थाईलैंड। दक्षिण एशिया का घटनाक्रम तो 1947 में ब्रिटिश राज की समाप्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होता है। 1948 में श्रीलंका एवं तत्कालीन सिलोन को आज़ादी मिली। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई जारी रही। 1954-55 में पाकिस्तान शीत युद्धकालीन सैन्य गुट सिएटो और सेंटो में शामिल हुआ। 1954-55 में सितंबर 1960 में भारत पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1962 में भारत चीन बीच सीमा विवाद हुआ और युद्ध हुआ। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत पाक पर्यवेक्षक मिशन में देखने को मिला। फिर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा स्वायत्तता देने के लिए 6 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मार्च 1971 में बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा की गई। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ ने 20 सालों के लिए मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश की मुक्ति हुई। जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एकॉर्ड हुआ, शिमला समझौता हुआ। मई 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया। 1976 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल हुए। दिसंबर 1985 में दक्षेस के पहले सम्मेलन ढाका में दक्षिण एशिया के देशों ने दक्षेस के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। 1987 में भारत श्रीलंका समझौता, भारतीय शांति सेना का श्रीलंका में अभियान 1987 से 90 के बीच में रहा। 1990 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर और सुविधाओं पर हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1988 में। फिर 1988 से 91 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली देखी गई। 1993 में दक्षेस के 7वें सम्मेलन ढाका में आपसी व्यापार में दक्षेस के देशों को वरीयता देने के लिए साप्टा पर हस्ताक्षर हुए। फिर दिसंबर 1996 में गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का संधि पर हस्ताक्षर हुए 1996 में। मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। मई 1998 में दिसंबर 1998 में भारत और श्रीलंका ने मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर लाहौर गए और शांति के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। फरवरी 1999 में जून से जुलाई 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। फिर जुलाई 2001 में वाजपेयी मुशर्रफ के बीच आगरा बैठक असफल रही। पर फरवरी 2004 में 12वें दक्षिण सम्मेलन में साप्टा मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए।